फिल्म की शुरुआत आर्कटिक क्षेत्र में होती है, जहां एक बड़े विमान को बर्फ में दबा हुआ दिखाया जाता है। शील्ड की टीम विमान के मलबे को खोजने पहुंचती है। बर्फ के भीतर उन्हें एक बड़ी ढाल, कैप्टन अमेरिका की प्रतीकात्मक शील्ड मिलती है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जो 1942 के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध के समय सेट है। नॉर्वे के टॉन्सबर्ग में एक नाजी अधिकारी जोहान श्मिट एक प्राचीन मंदिर पर हमला करता है। श्मिट हाइड्रा का प्रमुख है, जो नाजियों की एक वैज्ञानिक शाखा है। वह मंदिर के भीतर छिपे टेसरेक्ट को चुराता है, जो अनंत ऊर्जा का एक रहस्यमय स्रोत है। इसे भगवान के खजाने के रूप में संदर्भित किया जाता है। श्मिट इसे हाइड्रा के हथियार बनाने की परियोजना के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। स्टीव रोजर्स एक दुबला पतला और कमजोर युवक है, जो सेना में भर्ती होने के लिए संघर्ष कर रहा है। स्टीव की शारीरिक कमजोरियां, जैसे उसकी लंबाई और बीमारियां, अस्थमा, हृदय रोग, उसे बार बार अस्वीकृति दिलाती हैं। स्टीव अपने दोस्त बकी बार्न्स से कहता है कि उसे सेना में जाना है क्योंकि वह अन्य सैनिकों की तरह देश के लिए कुछ करना चाहता है। स्टीव का सबसे अच्छा दोस्त बकी बार्न्स एक मजबूत और आत्मविश्वासी सैनिक है। वह स्टीव को एक वैज्ञानिक प्रदर्शनी में ले जाता है। टोनी स्टार्क के पिता हॉवर्ड स्टार्क अपनी उन्नत तकनीकों का प्रदर्शन करते हैं। अब्राहम एयरस्काइन, एक जर्मन वैज्ञानिक, स्टीव की दृढ़ इच्छा शक्ति और साहस से प्रभावित होते हैं। वह स्टीव को सुपर सोल्जर प्रोग्राम के लिए उपयुक्त मानते हैं। स्टीव को स्ट्रेटेजिक मानते हैं। साइंटिफिक रिजर्व द्वारा भर्ती किया जाता है। प्रशिक्षण शिविर में स्टीव शारीरिक रूप से अन्य सैनिकों से कमजोर है, लेकिन उसकी बुद्धिमानी और साहस उसे सबसे अलग बनाते हैं। एक नकली ग्रेनेड को देखकर स्टीव तुरंत अपनी जान देने के लिए उस पर कूदता है, जबकि अन्य सैनिक भाग जाते हैं। एर्स्काइन उसे चुनते हैं और बताते हैं कि यह कार्यक्रम केवल उसकी शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि उसके चरित्र पर आधारित है। स्टीव को ब्रुकलिन में एक गुप्त लैब में ले जाया जाता है। उसे एक विशेष सीरम दिया जाता है और वाइटल रेज के माध्यम से उसकी मांसपेशियों को सक्रिय किया जाता है। स्टीव एक दुबले पतले युवक से एक शक्तिशाली और ऊंची कदकाठी वाले सुपर सोल्जर में बदल जाता है। हाइड्रा का जासूस, जिसने गुप्त रूप से यहां घुसपैठ की थी, लैब पर हमला करता है। वह डॉ एयरस्काइन की हत्या कर देता है। स्टीव अपनी नई शक्तियों का उपयोग करते हुए जासूस का पीछा करता है, लेकिन जासूस आत्महत्या कर लेता है। डॉ एयरस्काइन की मृत्यु के बाद सेना सुपर सोल्जर कार्यक्रम को रोक देती है। स्टीव को कैप्टन अमेरिका के नाम से एक राष्ट्रीय प्रतीक बना दिया जाता है। वह मंच पर परफॉर्म करता है और युद्ध के लिए सैनिकों को प्रोत्साहित करता है। युद्ध के मोर्चे पर सैनिक उसे गंभीरता से नहीं लेते। स्टीव को पता चलता है कि बकी और अन्य अमेरिकी सैनिक हाइड्रा के कब्जे में हैं। वह एक खतरनाक मिशन पर निकलता है। वह हाइड्रा के गढ़ पर हमला करता है और सैनिकों को बचाता है। स्टीव का सामना रेड स्कल जोहान श्मिट से होता है, जो दिखाता है कि सीरम ने उसका चेहरा विकृत कर दिया है। स्टीव अपनी टीम बनाता है, जिसे हॉवेलिंग कमांडो कहा जाता है। वह हाइड्रा के कई मुख्य अड्डों को नष्ट करता है। एक ट्रेन मिशन के दौरान बकी एक पुल से गिर जाता है और मर जाता है। यह स्टीव के लिए भावनात्मक झटका है। हाइड्रा टेसरेक्ट की ऊर्जा का उपयोग करके दुनिया को नष्ट करने की योजना बनाती है। स्टीव रेड स्कल के मुख्यालय पर हमला करता है। रेड स्कल और स्टीव के बीच लड़ाई होती है। रेड स्कल टेसरेक्ट को छूता है और अंतरिक्ष में गायब हो जाता है। विमान, जिसमें बड़े पैमाने पर विनाशकारी हथियार हैं, न्यूयॉर्क की ओर बढ़ रहा है। वह विमान को आर्कटिक में क्रैश कर देता है ताकि लाखों लोगों की जान बच सके। स्टीव 70 साल बाद बर्फ में सुरक्षित पाया जाता है। वह एक नए युग में जागता है और निक फ्यूरी से मिलता है। फ्यूरी उसे बताता है कि उसकी ताकत की अब और भी जरूरत है। इवेंजर्स टीम के लिए संकेत दिया जाता है। यह व्याख्या कैप्टन अमेरिका के बलिदान, साहस और नेतृत्व को दर्शाती है।